एवरीवन, सो रिसेंटली मैंने जैसे एक वीडियो डाला था कि आपको 20 डेज वेस्ट नहीं करने जो आपको बचे हुए हैं। उसमें बहुत सारे कमेंट्स, तो पहले ये आए कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे नीट 2026 में, जो कि कैंसिल हो चुका है। बट हमें अच्छा करना है क्योंकि हमारा रीनीट होने वाला है भाई। हमें पहले ऑलरेडी अच्छा कर रखा था। हम अगर अब गलती कर लेंगे तो हम जो रिग्रेट में रहेंगे वो उससे ज़्यादा रिग्रेट में कोई नहीं रहेगा। क्योंकि सोचो, मैंने 2023 में सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीज़न वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब मेरे ज़्यादा रिग्रेट में कौन होता अगर मेरा रीनीट में सिलेक्शन ना हो। तो उसके लिए तो मैं बताने आ गया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने यही पूछा कि भैया हम लास्ट के इन दिनों में करें तो क्या करें। तो मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लूँगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं फिर से वहाँ अपने जैसे स्टूडेंट जो कि नीट 2021 में जिसके 80 मार्क्स आए थे, यहाँ उनकी बात नहीं करूँगा। क्योंकि ऑनेस्टली 17 दिन में तुम, भाई ऐसा तो है नहीं कि 400 निकल जाओ 80 से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनको तो मैंने पहले ही सजेस्ट कर दिया है कि आपको ना अपनी 2027 की तैयारी करो, अगर आपको ऑनेस्टली होगा तैयारी करनी है और सिलेक्शन चाहिए। लेकिन अब बात हो रही होगी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो टाइप के लोगों की। एक जो 50, 60, 80 मार्क्स से रह गए हैं, इवन 100 मार्क्स से भी रह गए हैं, उनके ही बहुत ज़्यादा चांस है सिलेक्शन के। दूसरे वो जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा था भाई, जिन्होंने अभी कमेंट्स किए मेरे में कि भैया हमें बहुत बुरा लगा, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेनली उनके साथ दिक्कत हो रही है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट की जो मैंने दो वीडियोस डाली हैं वो उन्हीं के लिए डाली हैं कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, एंड बहुत सारे रीज़न बताएं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, एंड फाइनली उन्हें समझ आ चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनकी बात करते हैं। तुम्हें इस वाले मंथ को मानना है अप्रैल का मंथ। हाँ भैया, ये तो जून का मंथ चला, नहीं, तुम्हें मानना है 10 अप्रैल, 12, 13, 14, क्योंकि यहाँ से आपको 20 दिन नहीं मिल रहे, 17 दिन या 18 दिन बचे हुए हैं। 21 को पेपर है तुम्हारा, तो 16-17 दिन बच रहे हैं, है ना। तो आपको वैसे ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी को आपको कैसे डिवाइड करना है, मैं बोलूँगा सबसे पहले प्रायोरिटी देना है 12th वाली क्लास की एनसीईआरटी को। बट हो सकता है आप सेलेक्ट हो रखे हो तो आपको तो और मतलब आपको तो बहुत अच्छी चीज़ें पता होगी। आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखे हो, आपको लिटरली पता है कि आपने लास्ट में क्या किया था। एक बार बैठो, शांति से बैठो, 10-15 मिनट बैठो, आपको सोचना है कि आपने क्या किया था 15-20 दिन पहले आपने क्या किया था। देखो, मॉक टेस्ट तो कंपलसरी है, मॉक टेस्ट कंपलसरी है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बट कई बार होता है हम एनालिसिस करना दोबारा में छोड़ सकते हो, कई लोग छोड़ सकते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ ना, उस टाइम कर रहे थे, अब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? तो मॉक टेस्ट तो भाई देना ही देना, और एनालिसिस ही तुम्हें बताएगी तुम कमी कहाँ छोड़ रहे हो, कौन से चैप्टर। देखो भाई, तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों रखा, तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, तुमने सब कुछ रिवाइज कर रखा है, तुमने अपनी गलतियों पर वर्क कर रखा था, जब जाके तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है तो भैया क्या करें, तो वही चीज़ें करनी है। इसलिए तो मॉक टेस्ट देना तुम्हें ज़्यादा जरूरी है। एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तुम्हें देना ही देना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है और रिवाइज करना है तो 3 दिन में एक दे सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तुम ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे तो 2 से 3 दिन में एक बार, मतलब 3 दिन से मैक्स मत करना। और मॉक टेस्ट अच्छे से लगाना है, उसकी एनालिसिस अच्छे से करनी है भाई। 3 से 4 घंटे लिखो। और तुम्हें, मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन वालों को मैं इतना नहीं बता रहा, क्यों भाई, तुम्हें ऑलरेडी चीज़ें पता है। बट फिर भी ठीक है, देखो तुम, मैं केमिस्ट्री में छोटा, मतलब ऐसे नहीं बता रहा मैं क्या प्लान चलना है, प्लान तुम्हारे अकॉर्डिंग ही रहेगा। तुम्हें पता है तुम्हारे कौन से वीक एरिया हैं, भाई मुझे नहीं पता लिटरली। और मैं ऐसा पूरी कम्युनिटी को एक साथ अगर बोल दूं कि भाई पहले तुम ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लो केमिस्ट्री की, तो यार हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं। तो इसलिए मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे तुम्हें पता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो तुम्हें फॉर्मुला वाइज, मतलब तो एक बार 26 का पेपर उठाओ और देखो कैसा लेवल आया था भाई, तुम्हें लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री उठानी है, उसके फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करो। तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट होगी, डेफिनेटली होगी, तुम अगर सेलेक्ट हो रहे थे, ठीक है। नहीं भी है तो तुमने लास्ट टाइम जहाँ से भी किया वहाँ से कर सकते हो। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के तुम्हारा जो एक्सेप्शन है वो बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, और केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पी ब्लॉक, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप अभी उठा लो, पेपर यहीं से देख के मिलेंगे। आप केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप उठा लो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना 10-15 साल के। वैसे तो मैं 38 ईयर की रिकमेंड करता हूँ, बट वो टाइम के अकॉर्डिंग अभी तुम 10-15 साल के लगा लो तो वो भी इनफ है। आप देखना, आपको वैसे ही क्वेश्चन 26 में आते हुए देखेंगे। रीनीट वैसे भाई देखो, वो ना टॉपिक वहाँ से कुछ ही है, वहाँ से टॉपिक कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से वो हर बार वैरायटी चेंज करके क्वेश्चन बना देते हैं। सेम आपको फिजिकल में देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक की तो पूछो मत, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से रटी होनी चाहिए। अगर 26 में तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिले हों जहाँ हो सकता है कि आपसे नेम रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा हो सकता है इस बार उसका रिएजेंट पूछ लें, हो सकता है नेम ना पूछा हो तो इस बार नेम पूछ लें, मैचिंग टाइप में क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप बस थोड़ा सा ना, मान लो जैसे नीट में क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके दे सकते हैं। तो उस वाले 26 वाले पेपर को भी ध्यान में रखना है। मैं कह रहा हूँ साइड में रख लो, ठीक है। आपको लग रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, है ना, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर सी क्वेश्चन आया था, तो उसके आसपास थोड़ा पढ़ लो यार। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मेरे एक टीचर ही बोलते थे कि यार है पता, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी में खासकर बोलते थे, उसके ऊपर और नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वह वहाँ वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए।
तो आपको ना ऐसे ही तरीके से पढ़ना है, पूरा 26 का पेपर एनालाइज करके ही पढ़ना है। अब ये समझ गए आप कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक, आपको वीडियो से लग रहा होगा कि स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूँ कि 10 दिन ये करना है, 5 दिन, वो आपको पता है, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं अगर आप सेलेक्ट हो रहे थे, आपको ऑनेस्टली हर एक चीज़ पता है, कहाँ आपने गलती की कहाँ नहीं की। अगर मैं इंटरफेयर करूँगा तो आपका सिलेक्शन दूर हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में आपको देखो, आपको सब पता है, बट फिर भी बता रहा हूँ कि नोट्स ठीक है, अच्छी बात है, नोट्स रेफरेंस के लिए अच्छी बात है, उसको याद किया था, उसको आपने लिखा है तो वो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको इवन पेज नंबर भी याद रहेगा। बट आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। ऑब्वियसली भाई ये तो कोई मतलब बोलने की बात ही नहीं है, अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको ही पता है एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है। और इस बार एक प्लस पॉइंट है, बायोलॉजी में उन्होंने थोड़ा सा चेंज लाया है, जैसे कि सीक्वेंस में मिलाओ, वो लाइन को सीक्वेंस में मिलाओ। तो जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी होगी, आपको पता होगा किस लाइन के बाद क्या आता है, तब जाके ना आप सीक्वेंस में मिला पाओगे। कितनी तुम बता समझ रहे हो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। वो तुम्हारे नोट्स नहीं बता पाएंगे कि सीक्वेंस क्या है, वो तुम्हारी एनसीईआरटी बता पाएगी। तो देखो चेंज हुआ था, पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ था, बट स्टूडेंट कर ले गए थे, उसको भी कर ले गए थे कि ईजी ही थे उनके लिए जो अच्छे से पढ़ रहे थे। तो वही बता रहा हूँ कि तुम्हें एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना है ताकि तुम वैसे लगा पाओ। फिजिक्स की बात करते हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री को यहाँ प्रायोरिटी देनी है। क्यों भैया, वो भी तो है ना, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि हो सकता है अगर आपने इन 15-20 दिनों नहीं पढ़ा तो उनके लिए बता रहा हूँ, बायोलॉजी को प्रायोरिटी दोगे, 360 मार्क्स मैं इन बोल रहा हूँ फुल में फुल ला दोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ आने के। ठीक है, सेम केमिस्ट्री भी फिजिक्स के कंपेयर में ईजी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक तुम्हारी बायोलॉजी से हो जाती है, ऑर्गेनिक में भी तुमने रिएक्शन याद करने होते हैं। यहाँ ये होता है कि तुम्हें अगर याद है चीज़ें तो ऐसा क्वेश्चन वो ऐसा घुमा के दे नहीं सकते, तुम गलत हो जाओ। फिजिक्स में हो सकता है तुम रे ऑप्टिक्स को बहुत तगड़े तरीके से कर ले जाओ, आ गया ईजी क्वेश्चन, और बहुत तगड़े तरीके से कर ले जाओ, आ गया 2-3 चैप्टर को मिला के वो देते हैं ना, कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन, वो आगे फिर नहीं कर पाए। कितने मतलब वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। मेन करूँ फिजिक्स छोड़ के जाओ, ऑब्वियसली फिर सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बताऊँ, देखो जिनका सिलेक्शन रखा था उन्हें खुद पता है, बट मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दो, है ना। टाइम से सबको 3-3 घंटे 4-4 घंटे देने, और मैं ऐसा बोलूँगा लास्ट के 17-15 दिन बचे हुए हैं, नींद तो वैसे ही कमाएगी, तुम वैसे ही थोड़ा बहुत स्ट्रेस में हो गए उस टाइम पढ़ने। आप समझो ना, बोर्ड के टाइम कैसे, मतलब जब एग्जाम होता है कैसे पढ़ने का मन करता है, अपने आप पढ़ने का मन करता है, तो उसमें तुम अपना टाइम यूज़ करो। मैं तो 4-4 घंटे 3 में डिवाइड कर लो, है ना, 4 घंटे बायोलॉजी पढ़ो, उस 4 घंटे में तुम्हें फास्ट रीडिंग करनी है चैप्टर्स की। मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी के चैप्टर्स की फास्ट रीडिंग करनी है। और मैं बता रहा हूँ दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई थी कि जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे 50 मार्क्स के, उनके लिए भी यही टिप्स इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से तो सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट कैटेगरी वाले। ठीक है, तुम्हें कुछ अलग से नहीं बताने वाला मैं, है ना। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। चलो सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, वरना बोलेंगे हमें अलग से नहीं लिया। देखो सबसे पहले तुम्हें मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, बट इनके कंपेयर में फर्स्ट वालों को मैंने बोला ना 2 दिन में एक दे सकते हो, 3 दिन में तो नहीं देना है। फर्स्ट वालों को मैंने बोला है कि अगर तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स है, सब तुम्हें आता है, तो तुम मॉक टेस्ट से ही अपनी गलतियों का पता करोगे, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, है ना। सेकंड वाली कैटेगरी को भी चीज़ें आती हैं, बट उन्हें हो सकता है एग्जाम में पैनिक करके हो, जो भी ये वाली चीज़ें, ये वाले फैक्टर भी हो सकते हैं। बट मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर सेकंड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनका रिवीजन कम हो रखा होता है, चीज़ें उन्हें कम याद होती हैं, दैट्स वो क्वेश्चन वहाँ गलती करते हैं, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके लिए तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम ना 3 दिन 4 दिन में भी एक मॉक टेस्ट दोगे तो इनफ है। हाँ, अब यहाँ से 16 दिन बचे हैं, तो 4 दिन में तो एक आपको देना ही पड़ेगा। और मैं मतलब ऐसा बोलूँगा कि फर्स्ट कैटेगरी वाले 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और सेकंड वाले 3 दिन में एक लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा तुम्हारे, देखो अभी ही 15-16 दिन बाद एग्जाम है, तो मॉक टेस्ट देने की इफ़ तुम्हारी आदत अभी रह गई हो, 20 दिन तुमने ना पढ़ा हो, तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। सेकंड मॉक टेस्ट भी प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि तो वहाँ से गलती करोगे। फॉर एग्जाम्पल आज तुमने 5 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाओगे उनसे रिलेटेड, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। लेकिन अभी यही बता दूँ कि आपको लाइक पार्ट वाले लगा लिए हो गया आपने, जितने लगाने थे आपको फुल सिलेबस ही लगाने। हाँ, फुल सिलेबस ही लगाने, बट मे बी आपके पास अगर पढ़े हो पार्ट सिलेबस, तो आप 11th और 12th का लगा सकते हो 2 दिन में एक बार। ताकि देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 15-16 दिन बचे हैं, पार्ट सिलेबस पे जाओगे तो आप फुल नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इफ़ पॉसिबल अगर 11th और 12th को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला कोई हो ऐसा टेस्ट आपके पास, तो वो आप फिर भी लगा सकते हो कि हाफ 11 देन हाफ 12। तो इससे क्या होगा, आपके पार्ट में क्या होता है ना कि हर चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें अपना वीक टॉपिक पता चल जाते हैं। फुल सिलेबस में हमें उतने वीक टॉपिक पता नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको इन केस आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट 4-5 रह गए, 6 रह गए जब तक एग्जाम होने वाला है, तो इससे अच्छा आप रिवाइजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। जो आपने चीज़ें, मान लो बायोलॉजी पे आप इसलिए बोल रहा हूँ, किसी का 50-60 मार्क्स रह गया, लेकिन उसके बायोलॉजी में भी 280 मार्क्स बन रहे थे, यानी 80 नंबर कम बन रहे थे। हाँ, 80 नंबर कम बन रहे थे, और उसका 50-60 मार्क्स से सिलेक्शन रह रहा था। तो भाई तुम्हें तो बायोलॉजी पे ही फोकस करना चाहिए कि वहाँ से तुम एटलीस्ट अच्छे से मार्क्स उठा लो। भाई 80 मार्क्स तुम्हारे जा रहे हैं, समझो। तो वही बता रहा हूँ कि अगर तुम बायोलॉजी में ना तुमने बहुत साल पढ़ा, ठीक है, 2 ड्रॉप लिए, 3 ड्रॉप लिए, जितने भी लिए, और तुम्हारे बायोलॉजी में अभी भी 250, 260, 270 आ रहे हैं, तो तुम्हें एक तो खुद शर्म करनी चाहिए कि तुम कर क्या रहे थे। 3 साल तुम बायोलॉजी ही नहीं पढ़ पाए। और दूसरी बात, अब पढ़ लो,
समझो तो तुम्हें तो याद है तुमने एग्जाम में गलती क्या की, तुम्हें रिवीजन पे गलती है, अगर तुम्हारी रिवीजन में दिक्कत है तो भाई पढ़ो ना, किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ो, तुमने बनाए तो हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा मत जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। और वही फर्स्ट कैटेगरी वाले पूछेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या सीन, भाई मॉक टेस्ट ही आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है। देखो 15-16 दिन पहले मैं तुम बोलूँगा कि डीपीपी उठा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो हर चैप्टर के, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। वो अगर करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो इतना मैं नहीं बोलूँगा। और हाँ, पहली बात लेक्चर, ये वाला पता पॉइंट मैं पहले बता दिया, लेक्चर वीडियोज़ ये किसी की मत जाना, ठीक है। हाँ, कुछ सेलेक्टेड बता दे रहा हूँ, जैसे आपको ऑर्गेनिक पूरी रिवीजन करनी तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ मैंने भेजी है पंकज सर की, आपने देखी होगी वो महामैराथन वाली सीरीज़, वो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मैं सेकंड कैटेगरी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वालों को हो सकता है उनके शॉर्ट नोट बन रखे हूँ, सेकंड वालों को कर सकता है। डिकोडिंग फिजिक्स बाय एमआर सर, ये वाली लिंक भी मैं आज अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगी। सर एमआर सर वो जो उन्होंने 2025 की टाइम लाई थी, वो आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि इस बार मैंने स्टूडेंट नीट 2020 में हेल्प की थी। तो ये भी मैं सेकंड कैटेगरी बता रहा हूँ, अगर तुम्हें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रहा है तो वहाँ से कर सकते हो, बट आपको वन शॉट वो नहीं देखने हैं, 10-10 घंटे वाले नहीं, वो नहीं देखने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में फिर बता रहा हूँ तुम्हें, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक अपनी 11th-12th से स्टार्ट करना प्लीज़। 12th का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और प्लीज़ इतना मेक श्योर करो कि 330+ तुम ला पाओ इस नीट में प्लीज़। बायोलॉजी में इजी है भाई, क्वेश्चन नहीं आते बहुत ज़्यादा, टिपिकल नहीं आते, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। सीक्वेंस वाले भी पढ़ के देखो, और वो क्योंकि तुम्हें देखो सीक्वेंस वाले अब आई थिंक मॉक टेस्ट में लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। और प्लीज़ मॉक टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी, देखो रीनीट में देख लिया तुमने, सब देख लिया, तुम तो इसी साल देके आए हो ना, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आते। मॉक टेस्ट के मार्क्स अगर कम आ रहे हो और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हो तो उसको काउंट भी मत करना, ठीक है। क्योंकि हम डिमोटिवेट होंगे, हम सोच रहे थे हम तो 650 ले आए थे नीट में, हम नीट में 650 ले आए थे, लेकिन यहाँ तो हमारे नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में 500 आ रहे, क्योंकि वहाँ हो सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, आपका नीट लेवल के क्वेश्चन ना हो, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ फिजिक्स एमआर सर की भी डिकोडिंग वाली कर लेनी है, ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। आपको जो 12th वाली फिजिक्स है आपको वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करना है अपना। रिवीजन कैसे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने नोट्स हैं, ठीक है, वहाँ ऊपर टॉपिक पढ़ा, उसका फॉर्मूला देखा, ठीक है। टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको फॉर्मूला देखना, नीचे जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन देखना है, आपके नोट्स में क्वेश्चन होंगे, आपको देख लो क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन पे हाथ रखना है, खुद लगा के देखना है। अगर आपसे बन रहा है तो आपको फिर उसका पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इनकेस नहीं बनता तो आपको टॉपिक समझने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल पर्टिकुलर ऐसे ही पता करना है तो आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही पता लगेगा, क्योंकि आप पढ़ तो पूरा लोगे, आप कहीं ना कहीं जो लूप होल है वो आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से पता चलेगा। और बेस्ट एनालिसिस होगी आपकी नीट 2026 का पेपर, उसको एक बार एनालाइज करो, उसके क्वेश्चन जो आपके जिस भी चैप्टर गलत हुए हों वो वाला टॉपिक पढ़ के जाना एक बार, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में आपको 2026 का पेपर एनालाइज करना है। और मैं बता दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा PYQ से पूछी जाती है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई घुमा फिर आके वैसे ही पूछी जाती है, जेनुअली बताऊँ। और वहाँ आपको देखो मैं सही बताऊँ, वो पंकज सर का मैं लेक्चर बोल दिया, वहाँ से आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, अगर आपके हैं तो अच्छी बात है। उनको बार बार सुबह उठती रिवीजन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सुबह उठती आपका 1 से 2 घंटा सेट होना चाहिए सिर्फ रिवीजन के लिए। मतलब बायोलॉजी की जो एग्जाम्पल वाली चीज़ें हुई जो आप भूलते हो, आपको लिखना है कि मेरा ये वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, मैं तुरंत भूल जाता हूँ, इसके फॉर्मूले हुए है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले हुए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हुई, आपको सुबह उठते ही पढ़ना है, ठीक है। और दिन भर आपको रिवीजन करना है, आपको ऐसा डिसाइड कर लेना, देखो टुडेज गोल में आपको क्या करना है, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, फर्स्ट कैटेगरी वाले सेकंड कैटेगरी वाले अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको टुडेज गोल बनाने हैं। टुडेज गोल कैसे बनाने हैं, वही कि आज मैं ये चैप्टर करूँगा, ये चैप्टर करूँगा, ये चैप्टर करूँगा। और इनकेस अगर आपको पर्टिकुलर मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस वाले चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा वीक था तो मुझे क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, तो आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये मैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। बाकी मैं तो ऐसा पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं 2 से 3 दिन में एक बार, प्लस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगाने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और फिजिक्स में भी रहेगा। तो देखो अगर आप जनरली रफली माने अगर 180 में से केमिस्ट्री 120 130 भी लाते हो, 140 लाते हो, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब रहोगे। अगर आपने 330 340 बायोलॉजी में ले आए तो आपको फिर ये रहेगा। फिजिक्स में थोड़ा सा वो रहेगा कि अगर आप 100 110 120 ऐसे लाए, अगर आपको बहुत ज़्यादा रैंक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉप कॉलेज नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप नॉर्मल सिलेक्शन तो ले जा सकते हो। तो अगर फिजिक्स में आपके 100 110 120 भी आ गया, और ये मैं बताऊँ लिटरली फिजिक्स के जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो करने से आ जाते हैं। अभी इनको 50-100 मार्क्स वाला बच्चा बोल रहा होगा ओवरऑल, जिसके 100-150 आए कि अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जान, भाई तुमसे बनेगी नहीं। ये उन्हीं से बनेंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, चीज़ें समझ रखें, कॉन्सेप्ट समझ रखें। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ आपको ये नहीं करना है, समझना है, यहाँ आपको लगाने हैं, खुद से लगाने हैं, चीज़ें लगानी है, समझना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। और मैं अपना सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जैसे कि लास्ट के 4-5 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसमें ना आप टफ वाले मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दो, रेदर देन आप जो रीनीट वाले पेपर जो मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं वो भी आप लगा सकते हो। भैया वो तो हम लगा चुके, तो एक बार और लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आपको लगे तो आप कोई और, मेरा ये है कहने का, NCERT लेवल ही लगाने हैं, ज़्यादा आप जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ऐसा पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, लास्ट के दिन में कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। तो
मेरे हिसाब से तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन के जो पेपर होते हैं वही प्रिंट आउट निकलवा लो और लगा लो। जैसे 2020 का लगा सकते हो, 21 का लगा सकते हो, 22, 23, 24, 25, 19 के बाद के आप कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि वो जब इसी लेवल के थे एनटीए फ्रेम करती थी। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैंने ओवरऑल प्लान नहीं दिया, बट मैंने बता दिया कि कैसे का किसको इंपॉर्टेंस देना है, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने देखो, आपने ऑलरेडी आप जो सेलेक्ट हो रखे थे उन्हें पता है, जिनके 50-60 मार्क्स कम रह रहे थे उन्हें भी ये पता है कि उनके मार्क्स कहाँ कम रह रहे थे। तो वो वाले चैप्टर्स आपको टुडेज गोल में फ्रेम करके रखने हैं कि सुबह ये पढ़ना है, दिन में ये पढ़ना है, शाम में ये पढ़ना है, उससे ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स वाले थे, 300 मार्क्स, 250 मार्क्स, उनके लिए भी बता दे रहा हूँ कि भाई तुम ना जो महामैराथन है वो देख के जा सकते हो। अब महामैराथन तुम्हें सारे तो समझ नहीं आएंगे, तो इसलिए अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें जो पता है, तुम्हें जो वीक टॉपिक्स लग रहे हैं, वीक एरियाज लग रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, और नए चैप्टर नहीं उठाना। वीक एरिया मतलब ये होता है कि आप एक बार पढ़ चुके हो, बट आपने उसका रिवीजन 1-2 बार किया है, आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बनते, वो पढ़ने। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी तुम्हें बता रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नए चैप्टर मत उठाना कि अभी तुम उठाने पहुंच के मान लो तुम्हारा रोटेशन मोशन स्किप था, तुमने वो उठा लिया। भाई रोटेशन मोशन तुम्हारे 2-3 दिन ले लेगा और तुमसे क्वेश्चन तब भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा भाई। और देख लो रोटेशन मोशन, रियोप्टिक्स, यहाँ से कितने टफ पढ़ाते हैं, इस बार देखा कहीं थोड़े इजी क्वेश्चन है, तो हमें वो भी ध्यान देना है। फ्लूइड से ऐसे होता है कितना टफ पढ़ा जाता है, बट वहाँ से भी इजी क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, नए चैप्टर किसी को नहीं पढ़ने भाई, 15 से 16 दिन बचे हैं, आप मत कूदना। बायोलॉजी में फिर भी रिस्क ले सकते हो, और किस सब्जेक्ट में मत लेना। थैंक यू सो मच, आई थिंक समझ में आ गया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बताना कहीं कुछ टॉपिक में रह गए हो जो आप ये भी बता सकते थे, ये भी बता सकते थे, तो मैं शॉर्ट में कवर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।